नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, जल्द हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा। थोड़ी देर में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक है और तैयारियों की समीक्षा के साथ ही तारीखों के ऐलान पर भी मंथन आज किया जाएगा। जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने पदभार संभाल लिया है। नवनियुक्त दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल चुके हैं। कल पीएम आवास में हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी। दोनों चुनाव आयुक्तों का चयन किया गया था। ज्ञानेश कुमार केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे सुखबीर सिंह संधू भी नए चुनाव आयुक्त होंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में तारीखों का ऐलान संभव है। तो जल्द अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 1-2 दिन में कहा जा रहा है कि तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 1 या 2 दिन में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में चुनाव आयोग की ये बड़ी बैठक होने जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज तारीखों को लेकर मंथन होगा और साथ ही साथ फाइनल कर दिया जाएगा और 1-2 दिन में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी थी और कल बैठक हुई। बैठक के बाद नियुक्त कर दिए गए चुनाव आयुक्त। उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि जल्द अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो हो गई है, अब बस इंतजार है चुनाव की तारीखों के ऐलान का और यह कहा भी जा रहा है कि आज बड़ी बैठक है, हो सकता है 1-2 दिन में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसी भी वक्त जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। देखिए, साफ तौर पर पहले भी ये कहा जा रहा था कि मार्च के दूसरे सप्ताह में तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया चल रही थी, तो यही कारण है कि अब कल जिस तरीके से नियुक्ति हो गई है, तो अब उम्मीद है कि कल या परसों में मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और आज जो बैठक है उसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि पूरे देश भर में कितने चरणों में चुनाव किए जाने, कौन कौन से चरण में कौन कौन से राज्य लिए जाने। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां एक चरण में मतदान हो जाएगा। कई राज्य जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे, जहां 2 से 3 चरणों में मतदान होने हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले ही पूरी कर ली गई हैं। केवल अब जो तारीखें हैं उनका ऐलान होना भर बाकी रह गया है। देखिए, जिस तरीके से जो राज्यों के चुनाव मुख्य प्रभारी थे उन सबके साथ भी कई दौर की मुलाकात भी हुई है, बैठकें भी हुई हैं और बातचीत भी हुई है। तैयारियों को लेकर चर्चा भी हुई है कि किस तरीके से राज्यों में तैयारियां की गई हैं। राज्यों की तैयारियों को पूरी तरीके से दुरुस्त कर लिया गया है और अब किसी भी वक्त जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और संभवतः कल या परसों में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और उसके ठीक लगातार बने रहिए शैलेंद्र। आप युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। युगल, बस थोड़ा इंतजार और करना होगा, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। किस तरह की तैयारियां भी छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ अब तारीख के ऐलान के ही इंतजार है। और अगर हम छत्तीसगढ़ के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जो तैयारियों को अगर हम बात करें तो पूरी तरह से तैयार है निर्वाचन आयोग। इसके साथ ही साथ जो फोर्स डिप्लाई करने हैं, छत्तीसगढ़ के 12 से 13 ऐसे जिले हैं जो माओवाद प्रभावित हैं और 11 लोकसभा का चुनाव इनमें होना है। और अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में इस बार 400 जो कंपनियां हैं उसे डिप्लॉय किया जाएगा। और एक वैसे भी चुनाव एक चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि फेयर चुनाव भी कराने होते हैं, बड़ी जवाबदारी होती है और इसके साथ ही साथ जो पूरी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करनी पड़ती है। ईवीएम से लेकर के तमाम तरह की यहाँ पर तैयारी की जा चुकी है। दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, बस आज बैठक होनी है, उसके बाद कहा जा रहा है कभी भी जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है, आखिर कब है बैठक और क्या आज अगर फैसला ले लिया गया तो आज ही क्या संभव है या कल में?
जी बिल्कुल, देखिए इसकी प्रबल संभावना है क्योंकि चुनाव आयोग की जो 2 नए चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक हो रही है, ये अंतिम बैठक है और इसको अंतिम समीक्षा बैठक के रूप में भी माना जा सकता है क्योंकि साफ तौर से लोकसभा के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, वो दोनों नए चुनाव आयुक्तों को अपनी जानकारी साझा करेंगे क्योंकि लगभग रोड मैप तैयार कर लिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। कई राज्यों का दौरा कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर आखिरी राज्य था जो चुनाव आयुक्तों ने दौरा अभी पूरा किया है, तो ये माना जा सकता है कि 12 मार्च और 13 मार्च को जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, गृह मंत्रालय के जो फिलहाल अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, उनसे भी मुलाकात कर ली गई है। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनसे भी मुलाकात कर ली गई है। तो ये माना जा सकता है कि अब चुनाव आयोग चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर लगभग तैयार है और कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। इसकी प्रबल संभावना आज और कल है क्योंकि तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब चुनाव आयोग के पास भी तारीखों के ऐलान करने का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को देश के कई राज्यों में डिप्लॉयड करना है, चाहे वो रेलवे से हो, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल से हो। तो उन तैयारियों को लेकर तमाम चीजें साझा की जाएंगी और 11 बजे के बाद ये माना जा सकता है कि जो बैठक होगी उस बैठक में तमाम तैयारियों का फिलहाल उनसे आप इस बैठक पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और यह बात भोपाल की एम्स में युवकों का हंगामा देखने को मिला है। दरअसल शराब के नशे में ये युवक धुत थे और वहां पर हंगामा करते हुए नजर आए। एम्स के गार्ड के साथ मारपीट भी इन लोगों ने की। आरोपियों ने गार्ड को मारा भी, ये भी आपको जानकारी देंगे, पूरी खबर आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं भोपाल की एक खबर जहां पर गैस गोदाम में भीषण आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। हालांकि किन्हीं कारणों से ये आग लगी, ये अभी जांच पड़ताल का विषय है। जांच पड़ताल इस मामले में हो रही है। तो बागसवनिया इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर ये भीषण आग लगी गैस गोदाम में और देखते देखते आग ने विकराल रूप भी लिया है। अभी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने, आग की तस्वीरें, आग का तांडव गैस गोदाम में देखने को मिला है। धुएं के गुबार से समझा जा सकता है कि कितनी भीषण आग रही होगी। फिलहाल टीम पहुंच चुकी है, प्रयास तो किए जा रहे हैं आग बुझाने की, कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है टीम को। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा, पर तस्वीरें आप देखिए कितनी भीषण आग रही होगी, धुएं के गुबार से समझा जा सकता है। बागसेवनिया इलाके में ये गैस गोदाम है जहां पर आग लगी है। देखते देखते आग बढ़ती चली गई और विकराल रूप इस आग ने लिया है। हालांकि टीम पहुंच चुकी है, कड़ी मशक्कत टीम को करनी पड़ रही है इस आग को बुझाने में, पर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है आग बुझाने में। ये भी आपको जानकारी दे दें, आसपास जो लोग हैं, घर हैं, उन्हें भी खाली कराया गया है और किसी भी तरह की घटना ना हो उस पर भी प्रशासन का पूरा ध्यान है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, गैस गोदाम में भीषण आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आखिर ये आग का तांडव कैसे मचा, कैसे यहां पर आग लगी और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए अभी लगभग बहुत हद तक हम कहें कि आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि धुआं आपको जरूर दिख रहा होगा, हो सकता है कि कई बार छोटी चिंगारी भी बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है इस गैस गोदाम से लगी हुई ये बस्ती भी है। अमूमन होता ये कि जहां अगर बस्ती है तो वहां से कुछ एक दायरे डिस्टेंस के साथ गोदाम बनाया जाता है, या ये भी हो सकता है कि गोदाम बहुत पुराना हो और इसके बाद ये बस्ती यहाँ पर बन गई हो। लेकिन बावजूद ऐसी स्थिति में फिर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन तस्वीरें जरूर दिखा रहा हूं कि अभी भी लगातार धुआं उठ रहा है, ऐसा नहीं कि बुझ गई, अभी भी धुआं उठ रहा है। अभी भी यहां पर सिलेंडर स्वाभाविक है मौजूद है, लेकिन जो सूचना मिल रही किसी तरह की कोई जनहानि की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अच्छी बात यही है, लेकिन चूंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है इस तरह के बाद फिर कोई भी छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है और संभवतः ऐसा ही यहां पर कोई वजह रही होगी। हालांकि सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो आग बुझाने की है। आग जैसे ही बुझाई जाएगी इसके बाद इस बात की भी जांच होगी कि आखिर ये आग लगी कैसे। लगातार अभी भी धुआं लगातार उठ रहा है, यानी कि अभी भी कह सकते हैं कि खतरा अभी भी बाकी है। अभी भी आग पूरी तरह से बुझाई नहीं गई है। ये बागसेवनिया का इलाका है। हालांकि दूसरी तरफ जो है वो खेत नजर आ रहे हैं, लेकिन इस गोडाउन के इस तरफ एक बड़ी बस्ती है और यही सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि अगर सिलेंडर ब्लास्ट होते तो फिर ये बहुत नुकसान यहां पर हो सकता था, लोगों की जान
पर भी खतरा बन तस्वीरों सकता से था, देख के लगे हुए समझा जा रहा लगातार। है कि ये कहीं ना कहीं रिहायशी इलाका है, कई सारे मकान हैं, झोपड़ियां हैं, और रिहायशी इलाके में गोदाम बना देना, क्योंकि ऐसी आए दिन घटनाएं होती हैं, तो इस तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कई सारे लोग चपेट में भी आते हैं, मौत भी हो जाती है, पर शायद इस तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं, सजगता नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे, अगली खबर पर जानकारी आपसे लेंगे। चलिए जिक्र फिर से भोपाल का करते हैं। यहां पर एम्स में हंगामा देखने को मिला है, युवकों ने हंगामा किया है। दरअसल शराब के नशे में ये सारे युवक धुत थे। एम्स के गार्ड के साथ मारपीट इन्होंने की, आरोपियों ने गार्ड पर ऑटो भी चढ़ा दिया। दरअसल इलाज कराने ये युवक आए थे और इसी दौरान विवाद हुआ गार्ड के साथ, और देखते देखते इस विवाद ने ऐसा रूप ले लिया कि यहां पर मारपीट शुरू हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, लाठी डंडों से भी मारपीट यहां पर हो रही है। और आखिर क्या बात को लेकर विवाद हुआ, क्या बात रही, जानेंगे। सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एम्स की तस्वीरें हम देख रहे हैं, अस्पताल में विवाद, गार्ड के साथ विवाद, आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जो युवक पहुंचे थे इनमें से एक मित्र इनका जो था वो किसी घटना में घायल हो गया था और उसी घायल का इलाज कराने के लिए एम्स अस्पताल पहुंचे थे। ओपीडी में उसका इलाज किया जा रहा था और उसके बाद उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराने की बात जो है वो डॉक्टर ने कही थी, और उसके बाद ये लोग ट्रॉमा सेंटर नहीं जाना चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि ओपीडी में ही उसका इलाज हो, जिसको लेकर गार्ड ने साफ तौर पर इनको निर्देश दिए कि आपको यहां से जाना होगा, क्योंकि ओपीडी में प्राथमिक उपचार के बाद आपको ट्रॉमा सेंटर में ही भर्ती करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर ये लोग गार्ड से उलझ गए और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो साफ तौर पर देखी जा सकती है किस तरीके से दोनों ही पक्षों के बीच में हाथापाई हुई है। गार्डों के साथ इन लोगों के द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि ये जो युवक एम्स पहुंचे थे वो नशे की हालत में थे और हालात ऐसे बन गए कि एक जो तस्वीर सामने आई कि जो गार्ड है उसको पहले जमीन पर पटक दिया गया और उसके बाद उस पर ऑटो चढ़ाने का प्रयास भी किया गया। हालांकि वहां पर तमाम जो लोग थे, अटेंडेंट्स थे, उनके द्वारा भी बीच बचाव कराया गया, लेकिन जो युवक थे वो ऑटो लेकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल जो एम्स प्रबंधन की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस अब जो फरार आरोपी है उनसे उनकी तलाश में जुटी हुई है। देखिए, एम्स में कोई पहली घटना नहीं है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इस तरह की लगातार घटनाएं होती हैं कि लोग नशे की हालत में अस्पतालों में पहुंचते हैं और किसी बात को लेकर कभी मरीज के अटेंडरों से उलझ जाते हैं, कई बार डॉक्टर से उलझ जाते हैं, नर्सिंग स्टाफ से उलझ जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक 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 शैलेंद्र, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।